CMS वातावरण में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। इस एक मुहिम के साथ देश के हज़ारों पर्यावरणविद जुड़े और ऐसी खुशनसीबी रही हम सब की भी कि आज हमारे बीच हैं 3 बेस्ट फिल्म मेकर्स जो वातावरण के साथ जुड़े, CMS वातावरण के साथ। तो हमने सोचा क्यों ना आज उनसे आप सबको रूबरू कराएं और जानने की कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में किस तरह के चैलेंजेस का सामना उन्होंने आज तक किया है। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं उनका परिचय आप लोगों से करा दूं। हमारे साथ है रीटा बैनर्जी जी। रीटा जी बच्चों पर काफ़ी फिल्में बनाई हैं और टर्टल डायरीज़ काबिल ज़िक्र है। 20 सालों से आप फिल्म मेकिंग में हैं और वाइल्ड स्क्रीन फेस्टिवल में आपको अवार्ड मिला है और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर आप गाहे बगाहे लिखती भी रही हैं और अपनी बात फिल्मों के माध्यम से कहती भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत रीटा जी आपका। हिमांशु मल्होत्रा जी हैं, जाने माने पर्यावरणविद भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। पृथ्वी रत्न सम्मान से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपकी द शेल स्टोरी इस साल CMS वातावरण में नॉमिनेट हुई है। आपने एनिमल राइट्स को लेकर काफ़ी फिल्में की हैं और 3 दशक से ज़्यादा आप इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। UK एनवायरनमेंट फिल्म फेलोशिप आपको मिली है और मरीन स्पीशीज़ पर आपका बहुत ज़्यादा काम रहा है और वाइल्ड ट्रेड पर भी आपने जो काम किया है वो काबिल ज़िक्र है। बहुत बहुत स्वागत हिमांशु जी हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र मनन जी हैं, जाने माने फिल्म मेकर हैं और राइटर भी हैं। द बैटल बिगिंस नदियों पर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री आपकी रही है। कई प्रोग्राम्स आपने प्रोड्यूस किए हैं और कई फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं और आप बुक्स भी बहुत अच्छी लिखते रहे हैं जो इन विषयों पर आती रही है और काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक भी रही हैं और लोगों को जागरूक करने में आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। काली बई द ब्लैक रिवर CMS के वातावरण जो कार्यक्रम रहा है उसमें अवार्ड भी उसको मिला है। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और शुरुआत मैं इसी से करना चाहूँगी। रीटा जी सबसे पहले मैं आप ही से जानती हूँ कि डॉक्यूमेंट्री मेकिंग अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। आप इसके साथ कब जुड़ी, कैसे जुड़ी और आने वाले वक्त में आप किस तरह के काम करेंगी? एक्चुअली 91 से मैंने इस लाइन में काम शुरू किया। शुरुआत फ़ोटोग्राफी से हुई। फ़ोटोग्राफी में बहुत शौक़ था और आउटडोर्स का बहुत शौक़ था, तो उसी से ये शुरुआत हुई और उसके बाद में एक स्टूडियो में काफ़ी 10 साल तक काम किया मैंने और उसमें ये काफ़ी मतलब मेरे मन में ये पक्का हो गया कि मुझे पर्यावरण से ही जुड़ के काम करना है। बिल्कुल। और एक जो मज़ा है बाहर एक तो भारत को जानने के लिए और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने के लिए ये माध्यम जो है इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। कुछ भी। तो आई थिंक एक स्टेप बाय स्टेप एक क्या हुआ उसके साथ जुड़ाव हो गया और अब ऐसा लगता है कि मतलब जो लाइन चुनी है इसी के लिए ही बने थे। हिमांशु जी शुरुआत कहाँ से होती है? बचपन से मेरे को वाइल्ड लाइफ के साथ लगाव था। कोई छुट्टी होती, कोई बर्थडेज होता था, मैं चिड़ियाघर के अंदर घुस जाता था एंड साथ साथ बर्ड वॉचिंग का काफ़ी शौक़ था। तो अगेन स्पीशीज़ को ढूंढने के लिए, कोई स्पीशीज़ नई है तो उसको पता करने के लिए फ़ोटोग्राफी शुरू हुई। फ़ोटोग्राफी के साथ देन मेरे को एक कोर्स का पता चला, जामिया मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स है MCRC का, फर्स्ट बैच का उससे हूँ, तो उससे मैंने वो ज्वाइन किया। फिल्म मेकिंग का कोर्स है तो और इसी लाइन के अंदर बिकॉज वन ट्रैक माइंड था हमेशा कि वाइल्ड लाइफ करना है हमेशा के लिए और इसी लाइन के लिए वो शुरू हुआ इस तरह। मनन जी किस तरह से पर्यावरण से जुड़ना होता है? चाहते तो और बहुत सारे विषयों पर बना सकते थे लेकिन एक ऑफ बीट विषय पर आना। डॉक्यूमेंट्रीज़ दरअसल मैंने पर्यावरण के अलावा बाकी विषयों पर भी काफ़ी काम किया है। तो मेरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में आने का एक जो प्रोसेस था वो ये था कि इससे पहले मैं लिखा करता था और एक मैगज़ीन है बहस के नाम से, उसका एडिटर था। तो लिखते हुए हमेशा मुझे एक अधूरापन इस वजह से लगता था कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसके लिए कागज़ और कलम जो है वो काफ़ी बड़ा कैनवास नहीं है। मुझे इससे थोड़ा व्यापक वो चाहिए एक मीडियम जिससे कि मैं अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। और दूसरा इसके साथ जो पहलू जुड़ा हुआ था वो ये कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के पीछे जो मकसद एक छिपा हुआ था कि मैं जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है हर जगह पे जाके खुद कलेक्ट कर सकूं, उनको देख सकूं, रूबरू उनसे हो सकूं और फिर जो सच्चाई जो कई पर्दों के नीचे दबी हुई होती है उसको उघाड़ के सामने ला सकूं।
तो मेरे डॉक्यूमेंट्री में आने का जो पीछे मकसद था वो ये रहा, तो फिर मैंने अलग अलग विषयों पर ये बनाई फिल्म। जिस तरह से आप लोग इतने सालों से पर्यावरण से जुड़े विषयों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चैनल के रूप में, मीडिया के रूप में नहीं है जहां हम अपने देश में बनाने वाले फिल्म मेकर्स की फ़िल्मों को उस पर लाकर दिखा सकें। आप जैसे लोग जो लगातार इस काम को कर रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? आप में से जो भी शुरुआत करना चाहे। मुझे आपकी बात सुन के एक लाइन याद आई कि एक हमारा पुराना वो दोहा है कि जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं हर तरह का, वो एक ऐसे ज़िद्दी लोगों का काम है कि जो बिना ज़िद के नहीं हो सकता। हमारे सामने ना उस तरह की सुविधाएं होती हैं, ना उस तरह का किसी भी तरह का जिसे कहते हैं कि प्रेरणा होती है, ना उस तरह का किसी फंड्स होते हैं। वो बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, बहुत लेबोरियस होता है और हमेशा चैलेंजिंग होता है। तो ये वही लोग काम कर सकते हैं जो ज़िद्दी होते हैं, जिनकी इतनी कमिटमेंट है अपने काम से कि उनके हर तरह की अड़चनें दूर करके वो उसको करना चाहते हैं। तो इसीलिए बताएंगे कि जो फिल्म मेकर्स आपने द बैटल बिगिंस, किस तरह के चैलेंजेस रहे आपके आगे? बैटल बिगिंस, क्योंकि मैं पंजाब को बिलोंग करता हूं, और बैटल बिगिंस जो फिल्म है ये वहाँ पर पंजाब जिसे 5 नदियों की धरती कहा जाता है, अब हालत वहाँ पर ये है कि वहाँ की वाटर बॉडीज़ जो हैं वो इतनी मतलब वो किलर ड्रेन्स बन चुकी हैं। पीने का पानी जो है साफ़ वो लोगों को नहीं है उपलब्ध है। तो एक उदाहरण सतलुज नदी की देता हूँ कि सतलुज नदी जब पंजाब में एंटर करती है तो उसका पानी ए ग्रेड का होता है नंगल के पास से, जब वो पंजाब में एंटर करती है, तो जो कि साफ़ सुथरा पानी है। लेकिन जब वो लुधियाना, जालंधर और बीच के डिस्ट्रिक्ट को पार करती हुई ब्यास के साथ मिलती है हरी के पत्तन पर, तो उसका पानी का लेवल जो है वो डी ग्रेड हो जाता है, जो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक। जिसका मतलब है कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के काबिल नहीं रहता किसी भी तरह से। तो अब ये देखिए कि जब एक नदी पंजाब में एंटर करती है और जब पंजाब से बाहर निकलती है, इस बीच में उसके साथ क्या क्या हो गया। तो मेरा ये फ़िल्म बनाने का यही मकसद था कि ये सारी चीज़ें जो कि पंजाब में अनप्लैन्ड ढंग से अर्बनाइजेशन और सेंसलेस ढंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन वो हुआ, और उससे जितने भी इन नदियों की हालत ख़राब हुई वो लोगों को भुगतना पड़ा उसका कारण। जैसे आपने नदियों पर जो काम किया, आपका एक अपना अलग काम रहा। जब आप इस तरह के काम का सोचते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर के नाते आपको कौन से ऐसे ख़ास मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी? कई चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम फंडिंग से, आइडिया से लेके शूटिंग का, परमिशंस का और फंडिंग का, ये सारे प्रोसेस हैं जो कि हर पॉइंट पर आपको डिफ़िकल्टी होती है। जैसे एक दफ़ा मैं शुरू में मैंने एक प्रोग्राम किया था क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स के ऊपर। उसमें सारा हिंदुस्तान में जाना था। खाली क्रूअल्टी के में एक बातचीत में नहीं हो सकती, सो यू हैव टू शो क्रूअल्टी। तो जितना टाइम इसको लगा मेरे को करने में, उसके बाद उसमें बहुत डिफ़िकल्टी हुई। एक बहुत क्रूअल्टी होती है स्लॉटर हाउसेस में, तो मैंने दिल्ली स्लॉटर हाउस को एक्सपोज किया था जहाँ वहाँ क्रूअल्टी हो रही है, जैसे लोग वहाँ हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अ फिल्म वाज टेकन एज एन एविडेंस बाय द कोर्ट्स टू bring in changes in animal welfare, in favor of animal welfare. So difficulties, अच्छा उसका बजट हमारे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल जो बजट होना चाहिए टू ट्रैवल द कंट्री कुछ नहीं था। इन चीज़ों के लिए अच्छा इक्विपमेंट इज़ अगेन बहुत डिफ़िकल्ट मिलता है। यहाँ आपको पहले इक्विपमेंट बिल्कुल नहीं मिलता था, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं मिलता था। अंडर वाटर जैसे हमने मरीन का किया, अंडर वाटर इक्विपमेंट नहीं मिला, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ा सारा कुछ। और वो पैसा अपना दोगे, कैमरा आपको इंपोर्ट करना पड़ा, सारा कुछ
सो दिस इज़, ये बहुत डिफ़िकल्ट पोर्शंस हैं कि कहाँ से, और बट जुनून है कि अंदर काम करना है, एक्सपोज करना है और ठीक करना है, और नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव नहीं होना। द क्वेश्चन इज नेगेटिव नहीं होना, बिकॉज जहाँ हम नेगेटिव हो जाते हैं वहाँ आपका यू हैव टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एंड द व्यूअर ऑल्सो। फंड्स को लेकर एक जिसको कहते हैं ना, एक मुश्किल आप लोग सभी लोग झेल रहे हैं, आपका कैसे तजुर्बा रहा है? अगर मैं बच्चों से ही शुरुआत करें कि बच्चों पर जो आपकी फिल्में रहीं, उसको देखने के लिए एक विशेष वर्ग ही पहुंचेगा, वहाँ पर फंडिंग और उसके बाद उसको बनाना और फिर उसको एक बड़े पटल पर लाने की कोशिश, कितना बड़ा एक चैलेंज। एक्चुअली ज़्यादातर जो मेरी फिल्म्स हैं वो ओनली बच्चों के लिए नहीं हैं, वो फॉर अ रेगुलर यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए हैं। एंड मोस्टली बीइंग इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ और लोगों के साथ जुड़ी जो इश्यूज़ हैं उसको लेके हैं ज़्यादातर। तो उसी में से क्या होता है, काफ़ी मटेरियल निकलता है जो बच्चों के लिए भी हम लोग फिल्म्स बना सकते हैं। लेकिन जैसे अभी निकल के आ रहा है कि इस लाइन के पीछे एक पागलपन की ज़रूरत तो है। अगर पागलपन नहीं है तो इस लाइन में घुसना मुश्किल है, क्योंकि फंड्स एंड पैसा इज़ नॉट द मेन थिंग। हम लोग सभी आई थिंक वो काम कर रहे हैं जिनके लिए हमको मज़ा भी आता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पैसे बन रहे हैं, लेकिन कई बार लगता है कि जो लोकेशंस में जाते हैं, जो हम स्टोरीज़ करने जाते हैं, जस्ट उसको देखना या वो अपॉर्चुनिटी मिलना कि हम लोग वो देख पा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, चाहे वो टर्टल्स हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो गांव में कहीं बैठे हुए हैं एकांत में, वो जो है वो आई डोंट थिंक पैसा कभी खरीद सकता है। उन मोमेंट्स में लगता है कि ये ब्लेसिंग है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। चैलेंजेस जो है वो आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में फंड्स का तो होता ही है। वी हैव टू ट्रीट इट एज लाइक, जो हम बोल सकते हैं कि जो हमें काम करना है उसके लिए हमें वी हैव टू लुक एट इट ऑल्सो लाइक अ स्मॉल बिजनेस। तो वो चैलेंज तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब हम लोग पिच करते हैं, फंड्स मिलते हैं, उस फंड से हम लोग ज़्यादा ही स्पेंड करते हैं, कम नहीं स्पेंड करते हैं, ज़्यादा ही स्पेंड करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट देयर इज सेटिस्फैक्शन। तो इट्स अ, आई डोंट नो वेदर टू पुट इट एज अ चैलेंज और पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। आपने जो फिल्म बनाई अब तक की, जो आपकी फिल्म्स रही हैं, उसमें आपने किस तरह के चैलेंजेस का सामना किया, अगर फंडिंग को छोड़ दें तो? अगर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म्स आई थिंक हम लोग ने जो बनाई थी वो इट्स कॉल्ड द वाइल्ड मीट ट्रेल। ये था नॉर्थ ईस्ट में हंटिंग को लेके, और मेनली क्या है वहाँ पे, एक है ट्रेड, जैसे हिमांशु ने ट्रेड पे काफ़ी काम किया है। हंटिंग इज़ रेगुलर हंटिंग फॉर फूड, और हम लोग ये इम्पैक्ट देखना चाहते थे कि उस हंटिंग का एक्चुअली वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट है कि नहीं, या इट्स ओके लाइक ट्रेडिशनल हंटिंग इज़ कंसिडर्ड। तो उस फिल्म का एक्चुअली द मेन चैलेंज वाज टू गेट द फैक्ट्स राइट। क्या होता है कि अगर हम कोई विजुअल आपको दिखा दें जिसमें आप देखेंगे पूरे मार्केट में जंगली जानवर मरे पड़े हुए हैं, किसी भी वाइल्ड लाइफ लवर को वो रिएक्शन होगा कि इन लोगों को मारो, जेल में घुसाओ इनको, यू नो। बट वी हैड टू गो बिहाइंड द स्टोरी बिकॉज इट्स समथिंग विच वॉज हैपनिंग फॉर जनरेशंस। तो उस स्टोरी के फैक्ट्स निकालते निकालते हम लोग को आई थिंक फिल्मिंग में ही हम लोग ने 5 साल निकाल दिए। ये नहीं कि हमने वही प्रोजेक्ट किया, उस समय हम बाकी प्रोजेक्ट कर रहे थे और सेविंग इसमें डाल रहे थे, लेकिन वी वांटेड टू ब्रिंग आउट ऑल द साइड्स, ऑल द लेयर्स टू द स्टोरी, कि जब हम अपना कंक्लूजन दें या बोलें कि आगे क्या करना चाहिए, उसके पीछे सबको एक लोगों की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, एनिमल्स की तरफ से एक ओवरऑल व्यू मिले। तो आई थिंक सभी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हाउ डू यू ब्रिंग आउट द फैक्ट्स इन द स्टोरी, एंड उसके लिए जो ग्राउंड में हम लोग को काम करना पड़ता है आई थिंक सभी सब्जेक्ट्स को लेके, आई थिंक दैट इज़ द मैक्सिमम चैलेंज यू कैन से। रिसर्च को लेकर आप किस तरह से अपनी बात रखना चाहेंगे, क्योंकि जितना बेहतर रिसर्च होता है उतनी ही बेहतर फिल्म बनती है, तो रिसर्च को लेकर किस तरह की परेशानियां या मैं कहूँ चैलेंजेस हैं? ऑथेंटिक रिसर्च आपको खुद करनी पड़ती है, आप कई लोगों से लेते हैं। अच्छा, वाइल्ड लाइफ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वाइल्ड लाइफ के अंदर यस रिसर्च है, आपको स्पीशीज़ का पता होना चाहिए, आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, बट आपको सिचुएशन के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। जैसे एक दफ़ा हम सुंदरबंस में शूट कर रहे थे, और सुंदरबंस में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी है, और जो भी टाइग्रेसेस जो
विलेजेस के अंदर आ जाती हैं, बिकॉज हाई टाइड और लो टाइड की वजह से उनका बड़ा ज़बरदस्त वो ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाता है। तो एक दफ़ा वाइल वी वर शूटिंग, एक टाइगर्स हमारे विलेज के अंदर आ गई। तो सुबह सब हम उठे, 5 बजे उठे, रात को कहते हैं जी टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। मैं सोच मजाक कर रहे हैं, आई हैड नेवर थॉट कि ऐसा होगा, हमारे साथ भी होगा। सो उठे, पग मार्क्सों का देखे तो पता चला कि एक्चुअली टाइग्रेस है। और एक विलेज, एक खेत के अंदर जाकर वो बैठ गई और लोग उसको पत्थर मारने लगे थे। वहाँ से भाग के वो एक हट के अंदर जाके बैठ गई। अब लोग एक तरफ से कह रहे हैं कि हम ना मारना उसको, दूसरी साइड से हम लोग थे जो वाइल्ड लाइफ इंटरेस्टेड। तो वी टुक आउट अ कॉम्प्रोमाइज, सर ओके हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाते हैं, हम उसको उनको करके ट्रैंकुलाइज करते हैं उसको। उन्होंने बोला हो नहीं सकता एंड ऑल दैट स्टफ, बट समहाउ बाय द टाइम द ट्रैंकुलाइज, बिकॉज हर चीज़ बोट के ऊपर होती है वहाँ पर, तो बाय द टाइम बोट से आदमी आया उनका ट्रैंकुलाइज करने, शाम हो गई। सुबह से लेके 5 बजे से लेके शाम तक हो गई। तो शाम को उसको पकड़ा, ट्रैंकुलाइज किया, उसको दिखलाया सारा लोगों को, परेड किया उसको, और मेला बन गया था। स्कूल की छुट्टियां हो गई, सारा कुछ बंद हो गया था। और नेक्स्ट डे उसको हमने वो करके उसको किसी और पार्ट ऑफ सुंदरबंस ट्रांसलोकेट किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम टाइगर वाज ट्रांसलोकेटेड टू अनदर पार्ट। जब यह सक्सेस हो गए, अब उसके बाद हमने वो छोटी सी 5 मिनट की फिल्म बनाई, स्कूल्स को दिखलाई, लोगों को दिखलाई। नाउ नो टाइगर इज किल्ड इन सुंदरबंस। अच्छा, सो यू हैव टू सी द सिचुएशन इन टर्म्स की क्या रिसर्च। अब ये बिल्कुल कुछ और था और किसी और के लिए गए थे हम, वो इसमें चले गए, बट इट वॉज पॉसिबल। सो रिसर्च ऑल्सो नीड्स टू बी डन। अब जैसे मरीन के ऊपर हमने काम किया, हमको मरीन का काफ़ी था कि शार्क फिन्स कहाँ से आती हैं, वो रिसर्च हमको करनी पड़ी। फ़िशिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो हमको रिसर्च करनी पड़ी। कहाँ से कई जगह आपके टर्टल मीट बिकता है, उसको कहाँ से, तो आपके अपने रिसर्चर्स और उनके साथ जाके आप पहले देख लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, एंड देन अगेन इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। मैं इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और उस बात पर आऊं जहां पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो है राज्य और केंद्र के बीच में जो परमिशंस का मामला रहता है। आप जैसे फिल्म मेकर्स जब उन जगहों पर जाते हैं जहां पर एक परमिशन की ज़रूरत होती है, वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में मेरा ये मानना है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के लिए परमिशन या स्टेट लेवल पे या दूसरे लेवल पे वो ज़रूरी तो होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर परमिशंस नहीं है तो वो फिल्म नहीं बनाएगा। वो दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल करता है। वो तरीके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हमारा इनका भी अनुभव रहा होगा, रीटा का भी रहा होगा, मेरा भी है, कि जहाँ आपके पास परमिशन नहीं है लेकिन फ़िल्म चूँकि आप बनाने निकले हैं तो आपको वो शॉट्स लेने ही हैं किसी ना किसी तरीके से, तो फिर आप दूसरे तरीक़ों से उन शॉट्स को लेते हैं। मैं ये नहीं इस बात पर ज़ोर दे रहा कि आप गैर कानूनी ढंग से कुछ काम कर रहे हैं। मकसद क्या है कि एक फ़िल्म मेकर जब फ़िल्म बनाने के लिए निकलता है, चाहे वो फंड्स का चैलेंज हो, चाहे वो परमिशन का चैलेंज हो, चाहे किसी और तरीके का हो, उसने उस चैलेंज को बीट करना है, वो किसी भी तरीके से करे। नहीं, अब चैलेंज को तो बीट करना है और वो फिल्म बनानी है, ये एक अलग बात हो गई, बट कहाँ पर किस तरह का प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। एक बड़ा कैमरा लेके जाते हैं, आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि आप एक फिल्म मेकर हैं, आपको बहुत बजट्स मिल रहे हैं। अब बजट्स डिस्कवरी वाले देंगे, दूसरे फॉरेन चैनल्स देते हैं, हमारे लोग कितना देते हैं, लाख 1.5 लाख, और आपको 10-10 दिन आप शूट करते हो, 20-20 दिन। मैं एक दफ़ा रणथंभौर में शूट कर रहा था, 10 दिन मेरे को टाइगर नहीं मिला। It is very expensive to go into a sanctuary. Specifically for wildlife films, like if you're shooting in protected areas, sanctuaries में, national parks में, उसमें permissions like MP वगैरह में 40,000 rupees a day है. So a lot of the Indian wildlife filmmakers get caught because we don't have those kind of budgets. और तभी आपको यहाँ फिल्म्स नहीं मिलेंगे, बनेंगे। बहुत कम लोग हैं जो कि वाइल्ड लाइफ का काम कर रहे हैं। Specifically on wildlife. क्या अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म की? जी जी, सिर्फ वाइल्ड लाइफ या एनवायरनमेंट की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अभी जो जिक्र हो रहा है वो सिर्फ परमिशंस का होगा। जी जी।
मेरा कहना ये है कि परमिशन चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह पर शूट करने का आपको परमिशन नहीं मिले। डॉक्यूमेंट्रीज़ के दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट, सामाजिक मुद्दे हुए आपके बहुत से जो हाशिए पर हैं, जो आपको कहीं पर परमिशन नहीं मिल सकती, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप परमिशन की वेट करेंगे या वो फिल्म नहीं बनाएं। बिल्कुल। मैंने पॉलिटिकल फिल्म भी बनाई है और जिस जगह पर मुझे शूट करने की ज़रूरत थी उसमें ना तो परमिशन मिल सकती थी, ना ही मैंने परमिशन लेने की कोशिश की। जैसे? लेकिन वो फिल्म बनी। हाँ, कौन सी फिल्म? जैसे मैं पंजाब का एक उदाहरण दूँ, एक जो टेररिज्म का दौर रहा है 1984 से लेकर 1994 तक का 10 साल का पीरियड है, जिस समय पंजाब टेररिज्म का पूरा मतलब वो था दौर। अब मैं उस पर एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और उन जगहों पर शूट करना चाहता हूँ, गाँवों में जाकर, पुलिस स्टेशंस में जाकर और दूसरे टॉर्चर सेल्स हैं वहाँ पर जाकर। तो अब मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कि उसके लिए किसी की परमिशन मांगूँ, तो उसके लिए मुझे दूसरे तरीके निकालने पड़ेंगे। इमरजेंसी पर वहाँ किस तरह के चैलेंजेस हैं? हाँ, ये चैलेंजेस आपको उस समय तय करने पड़ते हैं कि कैसे इसका तरीका निकाला जाएगा। गुरिल्ला की शूटिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे, किसी दूसरे ढंग से करेंगे। तो ये परमिशन को हम ऐसे ना लें कि वो एक कंडीशन है डॉक्यूमेंट्री बनाने की। इनका जो कहना है वो उन जगहों के लिए है। आपने जहाँ आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं वहाँ पर तो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, स्पेशली विद वाइल्ड एनिमल्स एक्चुअली, जैसे टर्टल्स, और वो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। नहीं, अब दिल्ली में देख लीजिए, आपको इंडिया गेट में शूट करना है, आप कैमरा लगाते या नॉर्थ प्लेस में शूट करना है, यू नीड परमिशंस। हम जैसे पहले एक चलन था कि हम टेलीविज़न खोलते थे तो हमें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्रीज दिख जाती थी, वो चलन कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ख़त्म हुआ है। कुछ चैनल्स ने, बल्कि 1 या 2 चैनल्स होंगे अभी फ़िलहाल जिन्होंने बाकायदा एक स्लॉट तय किया हुआ है, जैसे जिनमें से राज्यसभा टीवी भी एक चैनल है जिसने अपना एक स्लॉट तय किया हुआ है कि हम इसमें डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाना आपकी नज़र में ज़रूरी हैं? इस तरह के और मीडिया में जो प्लेटफॉर्म्स दिए जाने चाहिए उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक मैं बेसिक जो चीज़ है उसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आपके सवाल को लेकर कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के चैनल यहाँ पर क्यों नहीं हैं। हम सिर्फ शिकायत ना करें, उसकी वजह भी समझें कि क्यों नहीं है। डॉक्यूमेंट्रीज़ के चैनल, बात यह है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही नहीं, बाकी आप प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, एनवायरनमेंट की कवरेज के लिए कितना उसमें स्पेस जो है दिया जाता है। बहुत ही मतलब आधा पन्ना या 1 पन्ना, और वो भी रेगुलर नहीं, इस तरह का वो रहता है। और फिल्म्स की जहाँ तक बात है और चैनल्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखने की, अब उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये होगी कि उसका व्यूअरशिप नहीं है, इसलिए हमारा चैनल नहीं है, या हम रेगुलर उसको नहीं दिखा सकते, उसी स्लॉट में हम कोई दूसरा करेंगे। तो ये चीज़ इससे जुड़ती है कि एक्चुअली फ़िल्म को लेकर लोगों का जो व्यूअर है उसका नज़रिया है क्या, फ़िल्म वो किसे समझता है। फ़िल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट, जो हमारी बम्बई की फ़िल्म, मद्रास की फ़िल्म जो रही हैं, उसको समझता है फ़िल्म, या फ़िल्म को किसी दूसरे नज़रिए से भी देखता है। तो ये फ़िल्म को लेकर जो नज़रिया है कि फ़िल्म होती क्या है, वो बदलने की ज़रूरत है, जो अब धीरे धीरे शायद बदल रहा है। किस तरह की कोशिशें आपको लगता है कि होनी चाहिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर का उसी तरह स्थान हो जैसे एक बॉलीवुड के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का होता है, या हॉलीवुड के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का होता है हिंदुस्तान में? इसकी शुरुआत तो ये एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ, ये शुरुआत करने के लिए ये तो है। उतना आपके पास चैनल हो, एक एक्सक्लूसिव चैनल हो जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए हो। बहुत अच्छी फिल्म बन रही हैं आज हमारे यहाँ पर, और लोग उनको देखें तो उन्हें एक तरह एक्सपोजर मिले कि डॉक्यूमेंट्रीज हैं। हर डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ऐसा नहीं है कि अगर बनाने वाले इतनी शिद्दत के साथ उसको बना रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों में वो जज्बा नहीं है कि वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, या कि ऐसा तो नहीं हो सकता। जो बना रहे हैं वो ऐसे कहीं ऊपर से तो टपके हुए नहीं हैं। तो कहने का मतलब कि उतना वो मिलना चाहिए, और जो शुरुआत है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के चैनल जो हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आए। हिमांशु जी, किस तरह से आपको लगता है कि कोशिशें की जानी चाहिए जो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर को भी वो स्थान मिल सके जो उसका हक है? देखिए, मेरे साथ राज्यसभा ने हमको द शेल स्टोरी के लिए हमको बजट दिया था,
and it's been nominated. So it means the film must be good. बिल्कुल Channels have to come forward to give environmental slots. उनको ज़रूर करना चाहिए. और ये गवर्नमेंट चैनल्स, यू सी, हर चीज़ TRP पर नहीं होनी चाहिए. There are some social responsibilities also. Now, private channels should also do it. This social responsibility should come. And we are like researchers. All wildlife, environmental, documentary filmmakers are researchers. हमको जो हम काम करते हैं, we are an extension for the government also. So there has been a change. So we are researchers. So we have to get permission from the various channels. And I think Rajya Sabha is a very good channel. तो शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन और चैनल्स को भी इसमें आना चाहिए. रीटा, चलते चलते आप क्या कहना चाहिए? सब कुछ आना चाहिए. I think the most important thing is to not just have slots, but really एक अलग चैनल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए होना चाहिए, चाहे वो पर्यावरण को लेके हो या चाहे और सोशल इश्यूज के साथ हो, क्योंकि तभी व्यूअर को एक चॉइस मिलेगी कि यहाँ इस चैनल पे जब लगाएंगे हमें डॉक्यूमेंट्रीज दिखेंगी और लोग देखना पसंद करते हैं. वो चॉइस अभी व्यूअर्स के पास नहीं है, क्योंकि आप एक स्लॉट दे दीजिए, उस स्लॉट के अगेंस्ट 10 और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्लॉट हम देखेंगे. लेकिन अगर एक पूरा चैनल है थ्रू द डे, उसमें देन द व्यूअर्स एक्चुअली हैव अ चॉइस कि अगर हमें डॉक्यूमेंट्री देखनी है हम देख सकते हैं. नाउ आई थिंक दैट स्पेस नीड्स टू बी क्रिएटेड इन द मेन स्ट्रीम, और जब तक वो नहीं होगा तब तक व्यूअर्स के पास चॉइस नहीं है, तब तक हम ये लड़ाई करते रहेंगे. तो कहीं ना कहीं आप तीनों को ऐसा लगता है कि इस तरह के जो प्रयास है उनको एक सही प्लेटफॉर्म दिया जाना ज़रूरी है. बिकॉज रिसर्च शोज कि आपके एनिमल रिलेटेड प्रोग्राम्स सब देखते हैं. बिल्कुल, और एक प्रयास के साथ साथ एक सही प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है. हिमांशु जी, रीटा जी और सुरेंद्र जी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. तो CMS वातावरण में आज फ़िलहाल इतना ही. इजाज़त दीजिए. नमस्कार.